इस भाग में हम लेंगे कक्षा 10वीं के लिए यह है धारा विद्युत। और धारा विद्युत से इससे पहले आपको बताया जा चुका है विभवांतर प्रवाहित धारा, अर्थात दो घटकों के बारे में बताया जा चुका है। तब यहाँ पर हम आगे लेंगे प्रतिरोध, विशेष रूप से हम प्रतिरोध को लेंगे। तो प्रतिरोध क्या है इसके लेंगे, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब चालक धारा के मार्ग में रुकावट डालती है। तो जो रुकावट डालती है इसे हम उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और ओम के नियम से जो सूत्र मिलेगा उसके अनुसार देखेंगे तब किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो ओम के नियम से देखें तब यहाँ पर जो प्रतिरोध निकला है वह क्या होती है, उत्पन्न विभवांतर भी और प्रवाहित धारा I के अनुपात अर्थात बटा के रूप में के बराबर होती है। तो इस तरह से हमें किसी चालक का प्रतिरोध R बराबर उत्पन्न विभवांतर भी बटे प्रवाहित धारा I होती है। तब यहाँ पर इसका मात्रक, जिस तरह से हम वोल्टेज का मात्रक और धारा का मात्रक बतलाए थे, ठीक उसी तरह से SI पद्धति में जो प्रतिरोध का मात्रक है वह ओम होता है। आज को इस तरह के संकेत, इस तरह का जो संकेत है इसके द्वारा दर्शाते हैं। अब यहाँ पर ओम कितने प्रतिरोध को कहेंगे इसके लिए यहाँ पर परिभाषित किया गया है। अब इस सूत्र में यदि V का मान 1 रखें और I का मान 1 रखें तब R का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तब इसके आधार पर हम ओम की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, यदि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है और प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो इस तरह से 1 ओम कितने प्रतिरोध को कहेंगे उसके लिए ये परिभाषा बन जाती है। अब चूंकि जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ओम के नियम से, तो ओम के नियम क्या है और ये कैसे प्राप्त हुआ इसके बारे में लेंगे। तो ओम का नियम क्या है इसको जानने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं जो वह विभवांतर भी, प्रतिरोध R और प्रवाहित धारा I तीनों में संबंध को बतलाएगा। तब इसके लिए हम एक परिपथ बनाते हैं जिसमें एक प्रतिरोध R होता है और इस प्रतिरोध को एक धारामापी अमीटर, जिसे हम एम्पियर में प्रवाहित धारा को माप सकते हैं, एक बैटरी लेते हैं और एक प्लग कुंजी के और एक धारा नियंत्रक लेते हैं और इस तरह का हम परिपथ बनाते हैं। तब जो अमीटर है इसके द्वारा हम प्रवाहित धारा को ज्ञात कर लेते हैं और प्रतिरोध के सिरों पर हम क्या लगा देते हैं, एक वोल्ट मीटर। तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हमें पता चल जाता है। धारा नियंत्रक की सहायता से प्रवाहित होने वाली धारा को हम बदलते हैं और प्रत्येक मान के लिए क्या करते हैं, विभवांतर को ज्ञात करते हैं। तब विभवांतर भी और प्रवाहित धारा के बीच एक उदाहरण हम लेकर चल रहे हैं कि इस तरह का हमें पाठ्यांक प्राप्त होगा। इसको पाठ्यांक को लिखने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। क्रमांक प्रवाहित धारा I इसको एम्पियर में लेना है, विभवांतर इसको क्या लेते हैं, वोल्ट में लेना है और यहाँ पर गणना करके निकालेंगे V और I, ये ओम में आएगा। तब जैसे हमने कहा कि इस परिपथ में क्या करते हैं, प्लग कुंजी लगाएंगे तब इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब हम धारा नियंत्रक की सहायता से यहाँ पर जो धारा के मान है उसको इतना रखते हैं। तो फर्स्ट टाइम हम क्या रखेंगे, 0.1 एम्पियर। तब हमें एक उदाहरण स्वरूप मिलेगा। मान लो उस समय वोल्ट मीटर के सिरों पर जो विभवांतर आता है वो 2 वोल्ट आता है। ठीक इसी तरह से अगले पॉइंट में हम धारा नियंत्रक जो है उसको घुमाकर, थोड़ा सा घुमाकर धारा के मान को बढ़ा देते हैं और कितना कर देते हैं, 0.2 एम्पियर। तब हम देखते हैं कि उस समय जो वोल्ट मीटर में जो पाठ्यांक आता है वो 4 वोल्ट आता है। और इसी तरह से आगे करते हुए हम तीसरे में हम देखते हैं 0.3 एम्पियर रखते हैं तब 6 वोल्ट आता है और
4 एम्पियर रखते हैं तब 8 वोल्ट आता है, और आगे बढ़ाते हैं 0.5 एम्पियर करते हैं तब 10 वोल्ट आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आई और भी के बीच एक ग्राफ बनाकर, तो ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ को हम इस तरह से देखते हैं, आप जैसे 10वीं में ग्राफ एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम ग्राफ पेपर या सिंपल कागज़ पर ले सकते हैं। एक एक्स अक्ष लेते हैं और वाई अक्ष। यहाँ पर एक्स अक्ष में हम प्रवाहित धारा के लिए पॉइंट निर्धारित कर लेते हैं, पैमाना बना लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर 0.1 एम्पियर के बराबर है एक्स अक्ष के लिए। वाई अक्ष के लिए पैमाना मानते हैं जो 1 सेंटीमीटर है वो क्या है, 2 वोल्ट के बराबर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 किसको दर्शाते हैं यहाँ पर, धारा को एम्पियर में, किसमें, एक्स अक्ष में। वाई अक्ष में हम विभवांतर भी को दर्शाते हैं 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट और यहाँ पर 10 वोल्ट। अब हमें जो रीडिंग या पाठ्यांक मिला है उसमें 0.1 जो एम्पियर है उसके संगत जो वोल्टेज है वो 2 है, इसीलिए हमें इसके संगत जो बिंदु मिलेगा यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरह से आगे 0.2 के संगत 4 है, इसके संगत जो बिंदु मिलेंगे उसको यहाँ पर ले सकते हैं, और आगे 0.3 के लिए इस तरह से प्रत्येक के लिए हम बिंदु लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इन सभी बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तब क्या होता है, एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। इस तरह से एक सरल रेखा प्राप्त होगा। तब इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रवाहित धारा और आई में क्या होती है, एक निश्चित अनुपात होता है। एक सरल रेखा मिल रहा है, इसका अर्थ यह होता है कि इन दोनों के बीच निश्चित अनुपात होता है। तब हम यहाँ पर तब ग्राफ से स्पष्ट है कि विभवांतर और धारा के बीच खींचे गए ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। अतः चालक तार में प्रवाहित धारा और विभवांतर के बीच एक निश्चित संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, इसको इस शब्दों में हम दर्शा सकते हैं। इस शब्द में देखेंगे तब चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी चालक में प्रवाहित धारा विद्युत धारा आई के समानुपाती अर्थात अनुक्रमानुपाती होती है, और यही क्या है, ओम का नियम है। तब इस तरह से ओम का नियम में हम क्या कथन लिख सकते हैं, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई के समानुपाती, या इसको अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं, तो धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है, और यही क्या होगा, ओम का नियम है। इसका हम गणितीय रूप में लिखना चाहेंगे इस कथन को, तब आएगा भी अनुक्रमानुपाती आई, और इसके बाद आगे जब अनुक्रमानुपाती को हम बराबर में बदलते हैं तब एक नियतांक का गुणा होता है, इसलिए भी बराबर आर इंटू आई मिल जाएगा। तब यहाँ पर जो आर है वह एक नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तब इस तरह से यहाँ से हमें मिल जाएगा चालक का प्रतिरोध आर बराबर भी बटे आई, और इसीलिए प्रतिरोध का जो संख्यात्मक मान है या परिमाण है उसके लिए आपको सूत्र दिया जाता है कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बटा प्रवाहित धारा। अब यहाँ पर देखते हैं, पुनः हम जो टेबल है उस पर जाते हैं। इस टेबल में यदि देखें तब यहाँ पर भी और आई का अनुपात अगर ज्ञात करते हैं तब 2/0.1 लेंगे, तब कितना आएगा, 20 आएगा। इसी तरह से 4/0.2 करोगे तो पर भी कितना आएगा, 20 आएगा। इस तरह से इसका भी मान 20 आएगा, इसका भी मान 20 आएगा, इसका भी मान 20 आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि भी और आई के बीच जो अनुपात आता है वह हमेशा नियत रहता है, और उसी जो नियत मान है आर, उसी को हम क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। अब आगे लेते हैं यहाँ पर
अब हम लेते हैं ओम के नियम के लिए शर्तें। जैसे हमने बताया कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, भी और आई के बीच एक निश्चित अनुपात होता है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। तब ये कब लागू होगा, इसके लिए शर्तें हैं। तो पहला शर्त है चालक की भौतिक अवस्था, अर्थात इसमें ताप, लंबाई और मोटाई में परिवर्तन ना हो। अर्थात हमें उसके चालक की लंबाई या मोटाई या ताप में परिवर्तन करेंगे तब ओम का नियम लागू नहीं होगा। और दूसरा शर्त है चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, अर्थात जो चालक है वह धारा प्रवाहित करते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, पिघलनी नहीं चाहिए। तब इस तरह से दो शर्तें हैं, इन शर्तों के अंतर्गत ही ओम का नियम लागू होता है। अब हम लेते हैं परवर्ती प्रतिरोध, जिसको धारा नियंत्रक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये परवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक क्या है। तब जैसे हमने देखा कि जो प्रतिरोध आर है वह भी और आई के अनुपात के बराबर होता है। अब जो प्रतिरोध होता है वह किसी चालक के लिए निश्चित होती है। अगर धारा ज़्यादा प्रवाहित करेंगे तो वोल्टेज कम होगी। तब यहाँ पर हम किसी भी परिपथ में धारा के मान को नियंत्रण करने के लिए प्रतिरोध के मान को बदलकर कर सकते हैं। अर्थात किसी चालक में प्रवाहित धारा उस चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर हम वोल्टेज को निश्चित रख दें, निश्चित विभवांतर लगाएं, तब उस समय जो प्रवाहित होने वाली धारा है वह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात क्या होगा, अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगी तब परिपथ में धारा कम बहेगी और प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा बहेगी। अतः परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए परवर्ती प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। और चूंकि इससे धारा के मान नियंत्रण होता है अतः इस युक्ति को हम धारा नियंत्रक कहते हैं। इसके लिए आपको संकेत ले सकते हैं कि इसके लिए क्या करते हैं हम, सामान्य जो प्रतिरोध का संकेत होता है इस तरह का, इस पर एक तीर का चिन्ह ऐसा दे देते हैं, तब ये क्या कहला जाती है, धारा नियंत्रक या परवर्ती प्रतिरोध। तब इस तरह से हम देखते हैं कि ये धारा के मान को प्रतिरोध के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। अब जैसे हमने बतलाया कि जो प्रतिरोध होता है वह क्या होती है, चालक का स्वयं का गुण होता है। वह न तो वोल्टेज पर निर्भर करती है न ही प्रवाहित होने वाली धारा पर। तब हम जानना चाहेंगे कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करती है, अर्थात प्रतिरोध की निर्भरता। तो प्रतिरोध की निर्भरता विशेषकर 4 कारकों पर निर्भर करती है। तब पहला कारक यहाँ पर देखते हैं, जो प्रतिरोध है वह चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोध बढ़ जाती है। अर्थात गणितीय भाषा में लिखेंगे तो चालक का प्रतिरोध R क्या होती है, चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरी बात लेते हैं कि चालक की मोटाई अनुप्रस्थ काट बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। अर्थात इसको गणितीय भाषा में लेंगे तब किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए कोई नया चिन्ह नहीं होता, अनुक्रमानुपाती जैसे ही चिन्ह होता है, लेकिन उसको 1/a के रूप में लिखते हैं। तीसरा यहाँ पर है, चालक की ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात ताप पर भी निर्भर करती है। इस तरह से चौथा देखते हैं कि हम समान लंबाई, समान ताप और समान मोटाई के यदि हम चालक अलग अलग पदार्थ के लेंगे तब अलग अलग चालकों के लिए या अलग अलग पदार्थ के लिए प्रतिरोध अलग अलग होता है। अर्थात हम कह सकते हैं चालक के पदार्थ की प्रकृति पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी जो चालक का प्रतिरोध है वह लंबाई, अनुप्रस्थ काट, ताप और चालक की प्रकृति, इन 4 कारकों पर निर्भर करता है। अब आगे लेते हैं हम प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या है, इसको समझने के लिए हम जो प्रतिरोध की निर्भरता है उसको लेकर आगे बढ़ें। तो हमने जैसे अभी बतलाया कि किसी चालक तार के प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है तथा अनुप्रस्थ काट A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। वहाँ पर जो दो निर्भरता है उसको यहाँ पर ले रहे हैं।
अर्थात यदि तार का प्रतिरोध R, लंबाई L और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A हो तो जो प्रतिरोध है वह L के अनुक्रमानुपाती होगी, अर्थात लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगी। और दूसरा बात जो है वह R क्या होगी, अनुप्रस्थ परिच्छेद A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन दोनों को हम मिला लेते हैं एक साथ, तब हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं R अनुक्रमानुपाती L अपान A। अब यहाँ पर इस अनुक्रमानुपाती संबंध को बराबर में बदलते हैं, तब हमें मिलता है R बराबर रो L अपान A। तब यहाँ पर एक जो संकेत है रो, जो इस तरह का संकेत है इसको रो का से उच्चारण करते हैं, एक अनुपातिक स्थिरांक अर्थात नियतांक है। और इसी को चालक की या वास्तव में चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी कहते हैं या कहलाती है। तो इस तरह से जो नियतांक आता है उसको हम क्या कहते हैं, चालक की या चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिरोधकता रो बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तब मिल जाएगा RA अपान L। तो इस तरह से ये क्या हो जाती है, प्रतिरोधकता के लिए सूत्र आ जाता है। अब इसका अगर मात्रक लें SI पद्धति में तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर, जिसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं, ओम हो गया और मीटर के लिए M। अब यहाँ पर प्रतिरोधकता की परिभाषा क्या देंगे, ये तो उसका कथन हो गया, सूत्र हो गया। तब इसी सूत्र में हम देखते हैं यदि A बराबर 1 और L बराबर 1 लें, यहाँ पर क्या क्या लेना है आपको, अनुप्रस्थ परिच्छेद A बराबर 1 ले लिए और चालक की लंबाई है उसको भी इकाई अर्थात 1 ले लिए। तब रो अर्थात प्रतिरोधकता बराबर क्या मिलेगा, R मिलेगा। तब यहाँ पर हम इसको प्रतिरोधकता की परिभाषा बनाने के लिए ले सकते हैं। तब इससे हमें क्या मिलता है, तब इससे आप देख सकते हैं यहाँ पर चूँकि लंबाई को हमने 1 लिया, मोटाई या अनुप्रस्थ काट को हम एकांक लिए, इसीलिए हम परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तार के प्रतिरोध को उस तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। एक बार और सुन लो, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तार के प्रतिरोध को उस तार के पदार्थ का प्रतिरोधकता कहते हैं। और ये अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है, अर्थात सोने के लिए अलग होगा, चांदी के लिए अलग होगी, तांबा के लिए अलग होगा, ये अर्थात अलग अलग प्रकार के जो चालक है उसके लिए अलग अलग होती है। और जिसके लिए प्रतिरोधकता अधिक होगा उसके लिए चालकता अर्थात कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। और जिसके लिए प्रतिरोधकता कम होगी उसके लिए चालकता अधिक होगी। अर्थात यदि यहाँ पर चालकता को हम समझना चाहें तो चालकता अर्थात कितनी मात्रा में विद्युत धारा बह सकती है, तो चालकता क्या होती है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। तब इस तरह से सामान्य भाषा में हम प्रतिरोधकता को न लेकर यदि चालकता को लें और समझना चाहें कि किस धातु में ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी और किस धातु में कम धारा प्रवाहित होगी, तब उसके लिए हम क्या लेते हैं, चालकता को लेते हैं। और चालकता किस तरह से होगा उसको हम नीचे दिए गए जो संकेत है यहाँ पर, इस संकेत से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तब यहाँ पर देखते हैं इस दिशा में हम उन धातुओं को या उन तत्वों को रखे हैं जिसमें चालकता बढ़ती है। तब यहाँ पर हमने देखा है कि पदार्थ को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, विद्युत रोधी, अर्धचालक और चालक। तो विद्युत रोधी में हीरा और कांच को लेते हैं, अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम, और चालक में लोहा और तांबा कॉपर को लेते हैं। तब इसका जो चालकता निकाला गया है हीरे के लिए होता है 10⁻12 ओम प्रति मीटर,
और कांच के लिए होता है 10 की घात ऋण 8 प्रति ओम प्रति मीटर। इसी तरह से अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम है, तो सिलिकॉन की जो चालकता है 10 की घात ऋण 4 प्रति ओम प्रति मीटर। जर्मेनियम का होता है 10 की घात 0 या 1, ऐसा कह सकते हो। और लोहा के लिए देखते हैं तब 10 की घात 4, और तांबा कॉपर के लिए है 10 की घात 8। तब यहाँ पर देखते हैं ये 10 की घात ऋण 12 है, मतलब चालकता बहुत कम है। यहाँ पर 10 की घात 8 आ गया, धनात्मक आ गया, मतलब कॉपर की चालकता बहुत अधिक है। तो इस तरह से जो धातु है, खासकर तांबा, सोना, चांदी, इसकी चालकता अधिक होती है, अर्थात इसके लिए प्रतिरोधकता कम होती है। तब आज के लिए इतना ही, अगले भाग में हम इसका आगे लेंगे।